नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम देखेंगे उत्तराखंड एलटी के लिए सेकेंड मैराथन क्लास। इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है मैराथन क्लास पर, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो उत्तराखंड एलटी 2024 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो भी आपके रेगुलर बेसिस पर चल रहे हैं। उनको भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आज उत्तराखंड एलटी के लिए सेकेंड मैराथन क्लास है, जिसमें आज हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड इस क्वेश्चंस को आपको खुद से भी अटैम्प्ट करना है पहले, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एज़ पर योर सिलेबस हैं, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो कंप्लीट इसको देखना। एंड वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो उन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको एग्ज़ाम से पहले पहले देखने को मिलेंगे उत्तराखंड एलटी के, स्पेसिफिकली उत्तराखंड एलटी के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो सबको पता है 30 जून को ये फिक्स हो चुका है। और बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो इसी समय में आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। इस वजह से ये जो क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पर रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहें वीडियो से रिलेटेड। तो आज इसकी सेकंड क्लास है मैराथन और उत्तराखंड एलटी की, और इसमें जो पार्ट 1 है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको खुद से अटैम्प्ट करना है एक बार, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है नंबर 1। विच बिहेवियरिस्ट सेड दैट गिव मी अ न्यू बॉर्न बेबी एंड आई कैन मेक हिम अ डॉक्टर, लॉयर, थीफ और वट एवर आई वॉन्ट। यानी कि ये किसने कहा था कि किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका था बेसिकली, कौन से बिहेवियरिस्ट का था इन चारों में से? फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन या फिर हॉलजिंगर। ठीक है, ये चार ऑप्शन से आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। गिव मी अ न्यू बॉर्न बेबी, आई कैन मेक हिम अ डॉक्टर, लॉयर, थीफ और वट एवर आई वॉन्ट। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वॉटसन ने कहा था। ठीक है, थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म इनका ही है, और वॉटसन जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने ये बोला था कि अगर आप मुझे एक न्यू बॉर्न बेबी देते हो तो आई कैन मेक हिम वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन मेक हिम अ डॉक्टर, लॉयर, थीफ और वट एवर आई वॉन्ट। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एशियंट और ग्रीक एरा द स्टडी ऑफ विच वॉज द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि साइकोलॉजी में किसका स्टडी होता था इन एशियंट एरा, ठीक है, प्राचीन युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? कॉन्शियसनेस का, बिहेवियर का, सोल का या फिर माइंड का? ठीक, तो एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम में स्टडी ऑफ सोल इज़ द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि आत्मा का अध्ययन जो है मनोविज्ञान का एक विषय था, मनोविज्ञान का विषय मतलब था मेनली। तो स्टडी ऑफ सोल इज़ द राइट आंसर। सी ऑप्शन अगर आपने सोचा था तो बिल्कुल आप सही हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रुचि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शंस है अवधान, योग्यता, दोनों या फिर कोई नहीं। अटेंशन, एबिलिटी, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, इंटरेस्ट का जो रिलेशन होगा इन चारों में से वो किससे होगा? अटेंशन से होगा। ठीक है, अवधान से। और ये किसने बोला था? बेसिकली अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, जो रुचि और इंटरेस्ट हैं या फिर जो अवधान है, रुचि और अवधान, वो एक ही सिक्के के क्या हैं? दो पहलू हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो अवधान होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, अटेंशन इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, क्यों? ऑप्शंस देखना। इज़ इट अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट टू प्ले इन स्कूल। क्या करता है ये बेसिकली, क्यों इंपॉर्टेंट है या ये क्यों अप्रोप्रिएट है? इट विल मेक देम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, नंबर 1, यानी कि वो शारीरिक तौर से मजबूत बनेंगे। बी है, इट विल मेक मोर ईजियर फॉर टीचर, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। इट विल हेल्प इन पासिंग टाइम, यानी कि जो समय है उसको बिताने में सहायक होगा। इट विल डेवलप कोऑपरेशन एंड बैलेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। क्या डेवलप करेगा? कोऑपरेशन एंड बैलेंस। जो स्पोर्ट्स है या फिर जो खेलना है बच्चे में, क्या डेवलप करेगा? कोऑपरेशन एंड बैलेंस। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट टू प्ले इन स्कूल। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द रोल ऑफ टीचर इज़ व्हाट? सत्तावादी, अधिनायकी, अनुमतिपरक या फिर सुविधादाता? तो 2005 का जो एनसीएफ है उसके अकॉर्डिंग क्या था इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? सो राइट आंसर होगा सुविधादाता। क्या होता है टीचर? एक फैसिलिटेटर होता है। ठीक, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स। तो ये जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसका अर्थ क्या है बेसिकली, ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस देखो। द टीचर इज़ एट द फोर फ्रंट ऑफ लर्निंग इन द क्लास। बी है द टीचर ऑर्डर्स द चिल्ड्रन वट शुड बी डन। सी है गिव प्रोमिनेंस टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर वॉइस, अनेबल्स द चिल्ड्रन टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर चाइल्ड सेंटर की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे चाइल्ड सेंटर में आ जाएगा, चाइल्ड का इंपॉर्टेंस हो जाएगा। सो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, गिव प्रोमिनेंस, यानी कि उनको प्रमुखता देना। किसके? एक्सपीरियंसेस को, चाइल्ड के एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, उनकी बातों को। तो यानी कि चाइल्ड को प्रमुखता देना बेसिकली ओवरऑल चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मीन है, मतलब है, अर्थ है। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन देखो। सेवन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ बेसिकली क्या करती हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार। आर गुड अपॉर्चुनिटीज़ टू मार्क द चिल्ड्रन एज वीक और एक्सीलेंट, यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर किसी लर्नर ने कोई मिस्टेक किया है तो हम उसको एक मार्क कर सकें, ये जो लर्नर है वो वीक है या बहुत तेज़ है, एक्सीलेंट है। ठीक है, उत्कृष्ट है। सेकेंड है आर इंडिकेटर्स ऑफ फेलियर ऑफ द टीचर एंड लर्नर्स, यानी कि ये टीचर और जो लर्नर्स है उन दोनों के फेलियर्स को दिखाता है या उसका सूचक है। सी है शुड बी अंडरस्टूड एज एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड देयर अटेंशन, यानी कि ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी की तरह है ताकि हम एज अ टीचर ये पता चल जाए कि जो शिक्षार्थी हैं, जो लर्नर्स है, वो कितना अटेंशन पे कर रहे हैं, उनकी मिस्टेक्स का रीज़न क्या है। ठीक है, तो सी ऑप्शन देख लेना, ये वाला ही राइट आंसर है। सी इज़ द राइट आंसर। और हिंदी में इसका मतलब है कि उनके ध्यान को समझने के अवसर के रूप में समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यानी कि बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। अगर कोई लर्नर मिस्टेक कर रहा है तो हमें ये आइडिया लगेगा कि वो कितना अटेंशन पे कर रहा है, मिस्टेक्स क्यों कर रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 and 7 year इज़ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये आपको बताना है। प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल, कॉन्क्रीट एंड सेंसरी मोटर। तो 2 से 7 साल का जो स्टेज है वो किसके अंदर आता है? उसको किस डेवलपमेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज में रखा गया? उसका नाम क्या है? प्री ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखो। इसमें पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अ टीचर इज़ एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज़ व्हाट? ऑप्शंस है टू एंश्योर दैट द टीचर इज़ गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू द क्लास, to know the occupation of the child's parents so that the teacher can know the future occupation of each child. C है to ensure that every child gets an opportunity to achieve his or her potential. D है to plan the class in a such way that every child progresses at the same pace. अब इन चारों को देखिए और इसके बाद आंसर कीजिए कि जो ये इंक्लूसिव क्लासरूम है इसका इम्पोर्टेंट जो टीचर है कैसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर क्या होगा बेसिकली इसमें इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर का? सो नाइन्थ का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रोल है? टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव हिजर फुल पोटेंशियल। ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड का चाइल्ड हो, किसी भी फील्ड का हो, कहीं से भी आता हो, ठीक है, एक टीचर का रोल ये है कि वो इंश्योर करेगा कि एवरी चाइल्ड जो है उसके फुल पोटेंशियल पर उसको पहुंचाए।
ठीक है। सो सी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पूछा गया है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द रोल ऑफ अ टीचर इज़ व्हाट। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। टू बी अ गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, टू टीच मैथमेटिक्स, साइंस एंड लैंग्वेज टू चिल्ड्रन, टू गिव वैल्यू बेस्ड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, टू टीच एवरीथिंग टू चिल्ड्रन। तो 10th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। जो मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें टीचर का रोल है टू बी अ गुड फैसिलिटेटर, ठीक है, फॉर ऑफ लर्निंग। सो ऑप्शन ए अगर आपने गेस किया तो आप बिल्कुल सही है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। इन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव evolution, क्वेश्चन नंबर 11th, इन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव evolution द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव evolution मीन्स। क्या इसका मतलब है, ये पूछा गया सतत और व्यापक मूल्यांकन में। जो ये व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ क्या है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, इवोल्यूशन ऑफ को स्कॉलिस्टिक एरिया, और नंबर सी है इवेल्युएशन ऑफ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरिया। डी है इवोल्यूशन ऑफ स्कॉलिस्टिक एरिया ओनली। सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना। ये जो कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन है इसका क्या मतलब है। सो 11th का आंसर होगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरिया। सो सी ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है एक प्रतिभाशाली बालकों में या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन में। उनके पास अपना खुद का एक हाई एम्बिशन, महत्वाकांक्षा होती है उनकी। हाई जो एम्बिशन है वो IQ मोर देन 110 होता है, यानी कि 110 से ज़्यादा, 110 से ज़्यादा होता है। एक्सटेंसिव वोकेबुलरी होता है, यानी कि विस्तृत शब्दकोश है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जाहिर सी बात है इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर। एक गिफ्टेड चाइल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं उनका आपने जनरली देखा होगा, जो बहुत इंटेलिजेंट या गिफ्टेड चाइल्ड है उनका एक बहुत हाई लेवल का एम्बिशन होता है, ठीक है। हाई एम्बिशन रखते हैं, IQ उनका काफ़ी हाई होता है, 110 से काफ़ी ज़्यादा होता है, 140, 130, 150 इस लेवल के हाई रेंज में रहता है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, ठीक है। और एक्सटेंसिव वोकेबुलरी भी उनके पास रहता है। सो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। इफ़ अ चाइल्ड ऑलवेज रीचेज स्कूल लेट, व्हाट विल यू डू। आप क्या करेंगे, स्कोल्ड हिम सो दैट ही डज नॉट रिपीट हिज मिस्टेक अगेन, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, कॉन्टैक्ट हिज पेरेंट्स, ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न बाय टॉकिंग टू द चाइल्ड। सबसे बेस्ट क्या होगा एज अ टीचर, रीजंस फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो उसका रीज़न क्या है, कोई बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है तो उसका रीज़न क्या है, कोई चिल्ड्रन या बच्चा जो है वो स्कूल लेट आ रहा है, कोई चाइल्ड लेट आ रहा है स्कूल, उसका रीज़न क्या है। सो मतलब कि डी आंसर इसका राइट होगा, ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न बाय टॉकिंग टू द चाइल्ड। रीज़न फाइंड आउट करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें बच्चे से बात करके कि क्यों लेट हुआ, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा एज अ टीचर। सो ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। इमोशंस ओरिजिनेट फ्रॉम डैश, कैसे होता है। सो ऑप्शंस आर, हैबिट्स आदतों से होता है, इंस्टिंक्ट्स यानी कि मूल प्रवृत्तियों से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट से होता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट से होता है। तो जो इमोशंस है वो कैसे आता है या फिर उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, बेसिकली ये पूछा है। और इसमें ये जो इमोशंस की बात है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने करी थी, ठीक है। अगर किसी को मालूम है तो नीचे कमेंट करके बताओ। अभी मैं बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो है मूल प्रवृत्तियों की, यानी कि ये इंस्टिंक्ट से होती है, ठीक है, इंस्टिंक्ट से, ठीक। सो इमोशंस ओरिजिनेट फ्रॉम
मूल प्रवृत्तियाँ फिर इंस्टिंक्ट्स। ठीक, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इमोशंस की अगर बात करें तो जो मैकडूगल हैं उनके अनुसार संवेदों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। ठीक, और इन्होंने कुल 14 संवेग बताए थे, या फिर हम कहें कि 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए कि मैकडूगल के अनुसार संवेगों की जो या फिर जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो कितनी हैं, संवेगों की उत्पत्ति की मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं, तो कितनी है 14 इंस्टिंक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मैकडूगल। ठीक, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। अकॉर्डिंग टू गेट्स चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस इज डेट डैश, मोटिवेशन, एडजस्टमेंट, लर्निंग या फिर थिंकिंग। सो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर है सीखना, लर्निंग। क्या है? चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंसेस इज लर्निंग। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है अकॉर्डिंग टू गेट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशंस दिए हैं वो डेफिनेशन एज इट इज़ उठा के क्वेश्चंस में पुट कर दिए जाते हैं, और उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि ये किस साइकोलॉजिस्ट ने बोला है, किसका ये स्टेटमेंट है या किसका ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद ये पूछा जाएगा। ठीक, सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं या जो कॉन्सेप्ट्स या जो थ्योरीज़ हैं उनमें जो भी फेमस स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एक आइडिया आपके पास रहना चाहिए कि किसने बोला था। 16th क्वेश्चन देखिए, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द टेंडेंसी टू लव वन सेल्फ कॉल्ड? सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी, सबमिसिव टेंडेंसी, नार्सिसिस्ट टेंडेंसी या फिर हिप्नोटिज्म टेंडेंसी। तो अपने आप को या फिर जो सेल्फ लव है या फिर जो लव वन से टेंडेंसी टू लव वन सेल्फ कॉल्ड, अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है इसको क्या कहते हैं? 16th का जो राइट आंसर होगा वो होगा नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। तो ये जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी है वो होता है बेसिकली कि जो अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशंस। द फंक्शन ऑफ डैश इज टू क्रिएट सुटेबल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इनेट एबिलिटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? एनवायरमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ट्रांसमिटेड टू द फ्यूचर जनरेशन। द फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज टू क्रिएट सुटेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इनेट एबिलिटी। ठीक, वातावरण, रीजन, वेदर, क्लाइमेट, ये सब रिलेटेबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसके बाद देखिए 18th क्वेश्चन है, द वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द एंटायर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। पूरे आवर्ती वितरण की प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है क्या? इसके आंसर्स आपको गैस जरूर करने हैं। ठीक है, खुद से पहले। द वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द एंटायर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू ऑफ सेंट्रल स्टैंडर्ड, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रिप्रेजेंटेटिव या फिर वैल्यू ऑफ ग्रुप परसेंटेज रिप्रेजेंटेटिव। सो ये होगा केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। बी इज द राइट आंसर। एंटायर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सेंट्रल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अविपरीत बच्चों के लिए सही है नहीं है पूछा है। ठीक है, नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन, यानी कि जो आंतरिक रूप से विपरीत बच्चे उनके लिए कौन सा सही नहीं होगा? दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल,
दे फील हैप्पी वाइल वर्किंग, दे डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी इन डिफ़िकल्ट टास्क। जो आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चे हैं उनके लिए वे हमेशा सफल हों ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। वो चैलेंजिंग टास्क उनको अच्छा लगता है। दे फील हैप्पी वाइल वर्किंग, दे डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी इन डिफ़िकल्ट टास्क। सो इसका जो राइट आंसर होगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉट ट्रू फॉर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन, ठीक है। आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। आप इसको पढ़ो और आंसर करो। पहला है वंशानुक्रम माता पिता के से संतान के गुणों का संचरण है। सेकेंड है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है। विकास प्राणी और उसके ये सेपरेट है, और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। डी है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इन चारों में से आपको बताना है। तो 20th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये होगा आपका माता, एक सेकेंड ना, इसमें होगा वंशानुक्रम की अगर बात करें निम्नलिखित में से तो ये होगा, ठीक है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना ही वंशानुक्रम है, ठीक। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 21st क्वेश्चन साहचर्य के नियम है। दीज आर द लॉज ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ डिससिमिलैरिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो सहचर्य का नियम है या फिर एसोसिएशन का जो लॉ है वो इसमें क्या क्या आता है वो आपको बेसिकली यहाँ पर बताना है। तो देखिए उसमें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ डिससिमिलैरिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। साहचर्य के नियम की अगर बात करें तो उसमें सामान्यता का, वैषम्य का और समीपता का नियम, ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा द प्रोग्रेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो जनरल से स्पेसिफिक बेसिकली किस में आता है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, दोनों में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जनरल से स्पेसिफिक की बात की गई है तो ये किस में आता है? निगमनात्मक, डिडक्टिव, ठीक। सो विशेष से तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो ये डिडक्टिव में आएगा। नेक्स्ट है हमारा बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। व्हाट इज़ द मेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। ऑप्शन है डिपेंडेंस ऑन, यानी कि पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन अदर्स, ठीक है, यहाँ पे होगा, यानी कि दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, फीलिंग ऑफ कलेक्टिविज्म, और सी है हमारा रिलीजियसिटी, यानी कि धार्मिकता, या फिर लैक ऑफ इमिटेटिव टेंडेंसी, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। व्हाट इज़ द मेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। राइट आंसर है सामूहिकता की भावना। जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सामूहिकता की भावना, फीलिंग ऑफ कलेक्टिविज्म इज द राइट आंसर। 24th क्वेश्चन किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। हाउ इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन मैनिफेस्टेड इन एडोलेसेंस। ऑप्शंस आर एडवर्स फैमिली रिलेशंस, एडजस्टमेंट विथ न्यू सिचुएशन, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 24th का जो राइट आंसर होगा आपको बताना है हाउ इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन मैनिफेस्टेड इन एडोलेसेंस। जो किशोरावस्था में है वो किस तरह से होता है।
तो इसका आंसर आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भी इमोशंस हैं एडोलेसेंस में, उसमें बेसिकली एडवर्स फैमिली रिलेशंस, ठीक है, परिवार के साथ प्रतिकूल संबंध, एडमिन ये जो है आता है प्रॉब्लम के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा एडजस्टमेंट विद न्यू सिचुएशन ये आता है, एक्यूपेशनल प्रॉब्लम आता है, तो ये सभी आ जाएगा इसमें। तो डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? इन विच कैटेगरी विल चिल्ड्रन विथ इंटेलिजेंस क्वेश्चन मोर देन 140 बी प्लेस्ड? तो ये क्वेश्चंस आते हैं इंटेलिजेंस पे। स्टूपिड यानी कि मूर्ख की कैटेगरी में, एवरेज इंटेलिजेंस सामान्य बुद्धि, रिटार्डेड यानी कि मंद बुद्धि, या फिर जीनियस प्रतिभाशाली, या फिर इंटेलिजेंट। तो किस में आएगा ये? अभी हमने इसका क्वेश्चन भी देखा था इससे मिलता जुलता, तो ये होगा जीनियस में, यानी कि 140 या उससे ऊपर के बच्चे जो हैं वो जीनियस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसका एक पूरा टेबल बनता है, उसमें कौन सा कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी सबका आईक्यू मेंशन रहता है। तो जो भी स्पेसिफिक वो फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका जो पूरा डाटा है उसको आप याद कर लेना कि जो एवरेज इंटेलिजेंस है वो किस में आता है, रिटार्डेड किस में आते हैं, जीनियस बच्चे किस में आते हैं, एवरेज किस में आते हैं, स्टूपिड किस में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं उनका एक पूरा जो लिस्ट है वो एक आप उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा 26 क्वेश्चन, क्रिएटिविटी इज़ द मेंटल एक्टिविटी ऑफ एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल रिजल्ट्स, द अबव स्टेटमेंट्स इज़ गिवन बाय होम? अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इज़ द मेंटल एक्टिविटी ऑफ एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल रिजल्ट्स, दीज अबव द अबव स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय होम? क्रो एंड क्रो, रॉस, जेम्स ट्रेवर, या फिर स्किनर? सो ये किसने दिया था? ये जो दिया था वो दिया था क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। सो क्रो एंड क्रो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रो एंड क्रो। 27 से देखिए, इसमें पूछा गया है कि प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। द प्रोपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर किसने दिया था? बेसिकली यही क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर थॉर्नडाइक, कोलर, मैकडूगल यानी, या फिर पैवलोव। सो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक, ठीक है। किसने दिया था ट्रायल एंड एरर? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट हमारा, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? वट शुड नॉट बी डन टू disprove the theory of learning? Options are motivate and inspire the learner, use a good method of learning, punish him, these standards should be studied. तो क्या होगा? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? पनिश हिम, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब भी इस तरह से आता है कि जो सीखने के पठार में निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप उसको पनिश नहीं करेंगे बच्चे को, ठीक है, उससे दंडित नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेथड्स यूज़ कर सकते हैं वेरियस, आप मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके कारणों का अध्ययन कर सकते हैं। तो दीज स्टैंडर्ड शुड बी स्टडीज़, ठीक है। तो कुल मिला के पनिश नहीं करेंगे आप, ठीक है। अगर सीखने में कुछ पठार आ रहा है, ठीक है, एक तरह से ब्रेक आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप छात्र को दंडित नहीं कर सकते, पनिश करना नहीं होगा, ठीक है। शुड नॉट बी डन। क्वेश्चन नंबर 29, अ चाइल्ड इज अ सच बुक विच द टीचर शुड स्टडी चैप्टर बाय चैप्टर, आर यू रीडिंग दिस आर्टिकल? उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? बेसिकली सो इसको देखो, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, या फिर रॉस? प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो, या फिर रॉस? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? रूसो।
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी द मेन प्लेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज व्हाट। सो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? सिंपल, किसका होगा? चाइल्ड का, यानी कि बालक का होगा। चाइल्ड सेंटर्ड है ना, चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं तो हमेशा बालक ही सेंटर में रहता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो चाइल्ड यानी कि बालक होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई शुड अ टीचर से टू हर स्टूडेंट टू इनकरेज देम टू वर्क विथ इनर मोटिवेशन। ठीक है, यानी कि कोई शिक्षिका या कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, व्हाट शुड अ टीचर से टू हर स्टूडेंट्स टू इनकरेज देम टू वर्क विथ इनर मोटिवेशन। ऑप्शंस आर कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज। ठीक है, यानी कि बोलना चाहिए कि चलो इसे उससे करने से पहले समाप्त कर लो। ठीक, ऐसा बोल के, या फिर तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, देखो उसने एकदम से ठीक किया, काम जल्दी पूरा करो क्योंकि तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, या फिर इनमें से करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सबसे बेस्ट क्या होगा? देखिए, पहला ऑप्शन कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज, एक तरह से ये कॉम्पिटिटिव तरीका हो गया। बी है वाई कांट यू लाइक हर, एक तरह से क्वेश्चन करना हो गया कि तुम, मतलब एक तरह से बच्चे को क्वेश्चन कर रहे हैं कंपेयर करके कि वाई कांट यू बी लाइक हर, लुक शी डिड इट परफेक्टली। तो ये चीज़ गलत है। फिनिश द वर्क क्विकली एंड यू विल गेट अ कैंडी, तो एक तरह से आप लालच दे रहे हैं। ठीक है, एंड फोर्थ है ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, तो इसमें आप बोल रहे हैं बच्चे को कोशिश करो, एक तरह से आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ट्राई करो। ठीक है, यू विल लर्न, आप सीख लोगे या फिर सीख जाओगे। सो डी इज़ द राइट आंसर। वट शुड अ टीचर से टू हर स्टूडेंट टू इनकरेज देम टू वर्क विथ इनर मोटिवेशन। ठीक है, खुद के इनर की बात की गई है ना, तो इसमें कैंडी काम नहीं करेगा। ठीक है, समटाइम्स थोड़े वक्त के लिए शायद कर ले, बट कैंडी इसमें काम नहीं करेगा। एक जो री है वो के तौर पे इसको, मतलब कैंडी जो है वो लालच हो गया, वो अंदर के मोटिवेशन नहीं लाएगा। ठीक, लालच की वजह से करेगा। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया यहाँ पे, ये भी कुछ उसी तरह से है। लेकिन जब आप उनको कहेंगे कि ट्राई करो, कोशिश करो, तो ये एक तरह से इनर मोटिवेशन डेवलप करेगा। और जब आप उनको एश्योरिटी देंगे कि आप सीख लोगे, यू विल लर्न, सो एक इनर मोटिवेशन का काम करेगा। सो इट मीन्स कि इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ट्राई टू डू इट एंड यू विल लर्न, ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे आप। 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। ऑप्शंस आर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति विशेषज्ञता, और ये है हमारा प्रतियोगितात्मक परीक्षा। सो इन ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनालिटी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पर्सनालिटी स्पेशलाइजेशन, यानी कि व्यक्तित्व विशेषज्ञता। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? व्यक्तित्व विशेषज्ञता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अकॉर्डिंग टू अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स नेचर। लर्निंग कैसा है इसके नेचर के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कैसा होना चाहिए? एक्टिव, सिंपल, एक्टिव सोशल, पैसिव सिंपल, या फिर पैसिव पैसिव सोशल। तो ये कैसा होना चाहिए? एक्टिव एंड सिंपल। सो अकॉर्डिंग टू NCF 2005, लर्निंग इज एक्टिव एंड सिंपल इन इट्स नेचर।
इसके बाद देखो इसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर ने दिया था, और उसमें एग्जांपल के तौर पे म्यूज़िकल है, लिंग्विस्टिक है, इंटरपर्सनल है और स्पाशियल है। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं इनके इंटेलिजेंस के टाइप्स के। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस में से। ठीक है, तो इनको कनेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ रिलेट होगा। जैसे संगीतात्मक किसके साथ होगा, म्यूज़िकल किसके साथ आएगा, तो ये आएगा वायलिनिस्ट के साथ, है ना। ठीक है, वायलिनिस्ट के साथ आ जाएगा। और भाषिक किस में आएगा, तो भाषिक की अगर हम बात करें तो ये कवि के उसमें आएगा। अंतर्व्यक्तिक की बात करें तो स्कल्पचर जो है वो मूर्तिकारक, ठीक है, मूर्तिकार, उनके उसमें आएगा। और जो स्थानिक है वो किससे रिलेटेड होता है, स्पोर्ट्समैन या फिर खिलाड़ियों से, ठीक है, एथलीट से। सो ये सारे कनेक्शन बन रहे हैं यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो म्यूज़िकल मैंने बोला वायलिनिस्ट, तो ये फोर्थ पे आ रहा है, तो ए का फोर्थ। तो ए ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, ए के साथ जो फोर्थ वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है एक तो, और एक डी ऑप्शन में भी दिख रहा है। लिंग्विस्टिक की बात करें तो पोइट, तो पोइट ये वाला आपस में कनेक्टेड है। पोइट के पास लिंग्विस्टिक यानी भाषाई कौशल होता है। ठीक है, मतलब भाषाई इंटेलिजेंस होता है, लिखने का जो उनके पास एक कला होती है कवि के पास। तो बी के साथ सेकंड वाला अगेन इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दो ऑप्शन तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट वाला गलत बन रहा है। सी वाला देखते हैं, इंटरपर्सनल की अगर बात करें तो इसमें वी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन डी में सी के साथ वी वाला नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था, और एक या दो क्वेश्चन इस तरह के भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको मैच करना पड़ता है। इसी तरह के वेरियस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सो ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषाई होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्लासेस इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस शुड बी सीन बाय द टीचर एज व्हाट। तो ऑप्शंस आर ट्रबल, प्रॉब्लम, रिसोर्स या फिर ऑब्स्टेकल। तो जाहिर सी बात है इसे एक रिसोर्स के तौर पे देखेंगे। ठीक है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा एक रिसोर्स के तौर पे देखा जाना चाहिए। ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम या फिर ट्रबल के तौर पे टीचर ले नहीं सकता इस चीज़ को। सो रिसोर्स के तौर पे देखा जाना चाहिए। 36वां क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, ड्यू टू innate characteristics, interaction between heredity and environment, because each individual receives a different set of genes from his parents। इसमें से आपका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, वाई एनी इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर। 36 क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है डिफ़र करता है कैसे, एक तो इनहेरिट जो होता है इनका, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी, ठीक है, जो इनका हेरिडिटी से मिलता है इनको क्वालिटीज़, एक तो वो होता है डिफरेंस का कारण। लेकिन साथ ही साथ जो इनका एनवायरनमेंट होता है, ये दोनों ही मिलके हर एक इंडिविजुअल को किसी ना किसी तौर पे अलग बनाते हैं। ठीक, तो दोनों ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, कोलवर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोलवर्ग प्रेजेंटेड व्हाट, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट या फिर स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सारे ये जो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है सभी के सभी। तो 37 का आंसर आपने अगर डी ऑप्शन गैस करे तो आप बिल्कुल सही है। जो नैतिक विकास के चरण हैं वो दिए थे कोलबर्ग ने। इसके बाद देखिए, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। लैंग्वेज, रीइंफोर्समेंट, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल वर्ल्ड या फिर इमिटेशन। भाषा, पुनर्वलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या फिर अनुकरण।
तो ये होगा फिजिकल वर्ड या एक्सपीरियंस विथ फिजिकल वर्ड। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल वर्ड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। ठीक है। 39th क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज क्या है, बेसिकली क्या करता है। डज नॉट इफेक्ट द थॉट प्रोसेस, कैन नॉट डिटरमाइन द थॉट प्रोसेस, कंप्लीटली कंट्रोल्स आवर थॉट प्रोसेस, या फिर अफेक्ट्स आवर थॉट प्रोसेस। भाषा बेसिकली क्या करता है, ये पूछा गया 39th क्वेश्चन। तो भाषा क्या करेगा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अफेक्ट्स आवर थॉट प्रोसेस। फोर्टीथ क्वेश्चन देखिए आज का। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। ऑप्शन आर अर्थ निर्माण, अनुबंधन, अनुकरण, या फिर रटकर याद करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, मीनिंग मेकिंग, कंडीशनिंग, इमिटेशन, या फिर रोट मेमोराइजेशन। तो लर्निंग में रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए, इमिटेशन, कंडीशनिंग, या फिर मीनिंग मेकिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। ये होगा आपका कंडीशनिंग। ठीक है। अनुकरण भी नहीं होता है, रूट मेमोराइजेशन भी नहीं होता है, ये होगा कंडीशनिंग। ठीक है। कंडीशनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। वह कौन सा, उसे क्या बोलते हैं। अ प्रोसेस थ्रू विच अ ह्यूमन चाइल्ड स्टार्ट्स एक्वायरिंग स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटीज़। सोशलाइजेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट, या फिर मैचुरेशन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोशलाइजेशन। ठीक है। सोशलाइजेशन ही जो है वो शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है सामाजिकरण से। ठीक है, सोशलाइजेशन से। नेक्स्ट है हमारा, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है। जनरल से स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स से डिफ़िकल्ट, स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू इजी। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है। ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है क्या, ये आपको बताना है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इंक्लूड्स हैंड्स ऑन एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, लर्निंग इज रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, एक्टिविटीज़ विच डू नॉट इन्वॉल्व स्किल। तो इसमें क्या शामिल है पूछा है। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अगर आपने ए सोचा है तो बिल्कुल सही है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। बच्चों को एक कोने में बैठना चाइल्ड सेंटर्ड कैसे होगा। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये भी नहीं है। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, ये भी नहीं है। बच्चों के जो एक्टिविटीज़ हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इंक्लूड है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सिंगल कंपोनेंट और सिंगल डिस्जंक्ट थ्योरी, या फिर बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था किसने। थॉर्नडाइक, पावलोव, एल्फ्रेड बिने, या फिर फ्रीमैन। सो 44th क्वेश्चन के आंसर्स की अगर हम बात करें, तो ये दिया था एल्फ्रेड बिने ने। ठीक है। सिंगल कंपोनेंट या फिर बुद्धि का एकल घटक सिद्धांत किसने दिया था, एल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट हमारा, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड मेनली डिपेंड्स ऑन होम, पेरेंट्स, एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, या फिर सोसाइटी। अर्ली डेवलपमेंट की बात की गई है। तो अर्ली डेवलपमेंट किस पे डिपेंड होता है। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड मेनली डिपेंड्स ऑन होम। तो जाहिर सी बात है किस पे होगा, ये पेरेंट्स पे होगा। एनवायरनमेंट बाद में रोल प्ले करता है। सबसे मेन जो अर्ली डेवलपमेंट डिपेंड करता है वो माता पिता पे। ये सब तो सेकेंडरी में है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, क्या बुद्धिमान माता पिता या पेरेंट्स के बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं या फिर इंटेलिजेंट होते हैं? इसका क्या राइट आंसर होगा? आर चिल्ड्रन ऑफ इंटेलिजेंट पेरेंट्स ऑलवेज शार्प इन स्टडीज़? हाँ, नहीं, सी है साइकोलॉजी कैन नॉट गिव एनी आंसर इन दिस रिगार्ड, या फिर इट डिपेंड्स ऑन गॉड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं तो जो इस चिल्ड्रन हैं या जो बच्चे हैं वो भी इंटेलिजेंट हो। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? नो होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की या ओवरऑल डेवलपमेंट की भी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं होता है, ये है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों चीज़ों पे। तो माहौल क्या है, बच्चा कहाँ सीख रहा है, क्या सीख रहा है, ठीक है, उस पर भी। हाँ, बट ये ज़रूर देखा गया है कि जनरली जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक। बट आगे क्या होता है उस पर भी डिपेंड है, आगे जो जो सोशल एनवायरनमेंट मिलता है उसको, या जो भी इंटरेक्शन होता है उसका एनवायरनमेंट के साथ, या जिस सिचुएशन में रहता है उस पर भी डिपेंड करता है, या जो चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं। सो इट मीन्स कि वी कैन नॉट से कि जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं उनके बच्चे हमेशा स्टडीज़ में बहुत शार्प हो जाएंगे, ठीक। जनरली ऐसा होता है लेकिन नॉट ऑलवेज, ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज दिया गया है। सो नो इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद है रोशा शाही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विकास किसने किया था? रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट विच इज़ यूज टू इवेलुएट पर्सनालिटी वॉज डेवलप्ड बाय हुम? ये दिया था हार्टमैन रोशा ने, ठीक है। सो ऑप्शन से देख के भी लग रहा है, तो हार्टमैन रोशा ने ये दिया था। और जो पर्सनालिटी टेस्ट है इसमें क्वेश्चन आपका रहेगा, इंटेलिजेंट टेस्ट है उससे भी क्वेश्चंस रहेंगे, डायरेक्ट इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस रहेंगे। तो बेसिकली यही सब रहने वाले हैं आपके क्वेश्चन, मतलब इसी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे, और लेवल उसका बेसिकली मॉडरेट ही था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? तो इसके क्वेश्चन तो हमने कई बार करे भी हैं और ये बहुत बार आता भी है, बहुत डायरेक्टली आता है। तो ये वाला टॉपिक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। जीन पियाजे, बिने, हावर्ड गार्डनर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था इससे रिलेटेड, हावर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथि को नियंत्रित करती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द ग्लैंड्स एंड दस अफेक्ट द नॉर्मल एंड प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ द बॉडी? कौन सा शरीर की ग्रंथि को कंट्रोल करती है, बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेक्स ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड है, यूरिनरी ग्लैंड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रंथि को कोई कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। इन चारों में की अगर बात करें तो इसमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये स्वनियंत्रित होती हैं। सो इसका मतलब कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग, फ्रॉइड, स्किनर, थॉर्नडाइक, या फिर एडलर? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा ये आपको बताना है। तो सीखने के नियम के जो प्रतिपादक हैं वो कौन थे? थॉर्नडाइक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करके बता दें, ठीक है। कोई सजेशंस है, कोई भी आपके यहाँ पर कोई क्वेरी है तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और दो तीन चीज़ें और मैं बता दूं जल्दी से, कि इससे पहले जितनी भी क्लासेस हैं वो सभी उत्तराखंड के लिए इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली इन क्लासेस का मकसद ये है कि आपको प्रैक्टिस करवाना बेसिकली, ठीक। ये नहीं कि आपको जो थियोरटिकल नॉलेज, क्योंकि थियोरटिकल नॉलेज आप खुद से बुक से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी अभी तक होगी क्योंकि उत्तराखंड आईआईटी का प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा है तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा होगा, ठीक। सो ये चीज़ है, और इन क्लासेस का मकसद यही है कि आपको एक आइडिया मिले, ठीक है, जो न्यू पैटर्न है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का आइडिया मिले, ठीक है, ताकि जो मेन एग्ज़ाम जब आए तो आप उसमें
कुछ कन्फ्यूजन ना रहे बहुत ज़्यादा कि क्या आएगा कैसे आएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स करवा दिए गए हैं सारे के सारे, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो रहे हैं रेगुलरली, वो आप करते रहना। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो हैं आपके। तो कुल मिला के ये सारे वीडियोस आप डेली बेसिस पर फॉलो करें, और अपनी लेवल की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये वीडियोस तो आप ज़रूर देखें, लेकिन उसके अलावा जो आपके अपने लेवल की पढ़ाई है डेली बेसिस पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपका रिज़ल्ट तय करेगा। ये तो बस प्रैक्टिस सेशन के तौर पे आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे। सो ये था आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।